तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल एम एंड अचीवर पर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि पॉलिटी भी क्लास चल रही थी और साइंस भी चल रही क्लास, जो कि आप सब देख रहे होंगे। और जो भी क्वेश्चन हो आप भेज सकते हैं और आपका जवाब मिल भी रहा होगा। तो आज हम एक और अलग टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है जो कि हमारा करंट से जुड़ा हुआ है। करंट से जुड़े हुए साथ साथ जो करंट है वो एक ऐसे भी से जुड़ा हुआ है जो कि हमारे समाज में रहते हुए एक देश के बारे में कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जिसे अमीर को अमीर और दिन प्रतिदिन गरीब को गरीब बनाते चली जा रही है। अमीर और गरीब की एक रिपोर्ट एक संस्था है जो कि अमीर और गरीब की रिपोर्टों को पब्लिश करती है। जैसे कि हम लोग हेल्थ भुखमरी की भी रिपोर्ट देखते हैं, हेल्थ का भी रिपोर्ट देखते हैं, हैप्पी इंडेक्स देखते हैं। उसी तरह से एक और इंडेक्स है जो कि हमारे असमानताओं को, जो समाज में और देश में और बने हुए असमानता गरीब अमीर को लेकर कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में देखेंगे आज, जो कि हमारा अभी के समय का एक करंट मुद्दा है। तो जो रिपोर्ट है वो कौन सा रिपोर्ट है? ऑक्सफैम रिपोर्ट। ऑक्सफैम रिपोर्ट जो है, तो ये जो रिपोर्ट है क्या है कि इंटरनेशनल ऑक्सफैम संस्था द्वारा जो कि जारी किया, मतलब कि ऐसे तो जारी इसके द्वारा किया जाता है ऑक्सफैम इंडिया जो कि एक संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन ये संस्था जो है इंटरनेशनल ऑक्सफैम के अंतर्गत कार्य करती है। तो ऑक्सफैम रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की गई? ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा। जो कि इस बार का टाइटल के रूप में, शीर्षक के रूप में क्या था? सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी। तो मतलब कि आज हम लोग वही बात कर रहे हैं कि आखिर अमीर और गरीब जो लोग हैं उन लोग को क्या से दोनों में क्या फ़र्क है, जो कि अधिक से अधिक लोगों के पास, हम लोग देखें भारत के अधिक से अधिक, बहुत कम से कम लोगों के पास बहुत अधिक से अधिक संपत्ति का एक केंद्रीकरण देखने को मिलता है। हम लोग कह सकते हैं कि संपत्ति का केंद्रीकरण देखने को मिलता है। तो पहले हम लोग बात देखते हैं कि अमीर, जो भारत के अमीर जो है 5% जो अमीर है, भारत के संपत्ति का हिस्सा कितने परसेंट है? 60%। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि 60% जो 100% में जो 60% संपत्ति है वो कितने लोगों के पास है? सिर्फ 5% लोगों के पास। 100% संपत्ति का हिस्सा सिर्फ 60% जो संपत्ति है 5% लोगों के पास है 100% में। अब ये हुआ तो फिर गरीब जो है, ये अमीर का खाका हुआ, ये जो गरीब का खाका है उसमें 3%, मतलब 50% जो गरीब है वो 3% संपत्ति में है। जैसे कि हम लोग कहते हैं 60% संपत्ति के अंतर्गत कितने लोग हैं? अमीर 5%। कितने परसेंट? 5%। लेकिन वहीं गरीब जो है 3%, मतलब गरीब का जो है 50% जो गरीब है, 50% गरीब जो है वो 3% संपत्ति के अंतर्गत है। सबसे धनी 21 भारतीय, 70 करोड़ से अधिक संपत्ति है। और अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी, एक कहा जाता है कि सबसे धनी 21 भारतीयों का 70 करोड़ से अधिक संपत्ति है। अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी कहा गया कि जैसे कि 2000 अरबपतियों की समय दर समय, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जब क्या हुआ था कि जैसे कोरोना काल था, हम लोग देख सकते हैं। तो कोरोना काल में क्या हुआ था कि अधिक से अधिक देशों में एक होता है कि एक मंदी की स्थिति, सभी पूरे विश्व में एक मंदी की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन मंदी के दौर में भारत एक ऐसे देश की लिस्ट में था जहां पर अधिक से अधिक अरबपति और करोड़पति बनने की दौड़ देखी गई थी। कब? जब एक पूरा विश्व एक मंदी के दौर में था तब। तो वही कहा जा रहा है कि अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी, मतलब कि 2022 में अरबपतियों की संख्या कितनी थी? 2020 में अरबपतियों की संख्या कितनी थी? 102 थी। वहीं 2022 में अरबपतियों की संख्या कितनी हो गई है? 166 हो गई है। वहीं 2012 से 21 धन सृजन, मतलब कि 2012 से 21 जो कि हम बात कर रहे हैं कि जो 2012 से 21 का टाइमलाइन है, तो उसमें क्या है कि 2012 से 21 में कहने का तात्पर्य हुआ कि
जो कि धन का सृजन है, मतलब कि धन का जो केंद्रीकरण है, जो कि कहने का तात्पर्य कि 40% धन जो है सिर्फ कितने लोगों के पास गया, 1% लोगों के पास गया। 40% धन कितने लोगों के पास गया, सिर्फ 1% लोगों के पास गया। 100 सबसे अमीर 660 बिलियन डॉलर उनकी संपत्ति देखें। जो भारत के 100 ऐसे अमीर हैं, उनकी संपत्ति देखें कितनी की है, 660 बिलियन डॉलर की है उनकी संपत्ति, जो कि भारत का बजट है 18 महीने की बजट बन सकती है उसकी। भारतीय बजट का भारत का बजट देखें तो इसके इन लोगों की संपत्ति के अनुसार 18 महीने की बजट बन सकती है भारत बजट। 10 सबसे अमीर जो है 32% वृद्धि, मतलब कि क्या हुआ कि 10 अमीरों की संपत्ति में क्या हुआ, 32% की वृद्धि और देखी गई। अब क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग देखें तो क्या होता है कि एक अमीर व्यक्ति, कोई कैपिटलिस्ट हो, चाहे कोई पूंजीपति हो, चाहे अमीर व्यक्ति हो, तो हम लोग क्या कहते हैं कि कुछ उसकी कुछ तो अपना एफर्ट लगाता ही है, लेकिन कुछ ऐसी नीतियां भी होती हैं जो उसे अमीर बनाने के लिए आगे की ओर प्रोत्साहित करती है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं सरकार है, सरकार के पास ऐसे नीति बनाने के जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसके पास, और हम लोगों के पास शक्ति है, लेकिन लोग उसमें पूर्ण से भागीदारी नहीं करते हैं। तो अपने चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने लोग वहाँ पर भेजते हैं, तो उस भेजने के साथ साथ वहाँ पर क्या किया जाता है, तो कहने का कि जो सरकार कुछ नीतियाँ जो है, जो सरकार द्वारा नीतियाँ बनाई जाती है, क्या वो नीतियाँ किनके पक्ष में झुका देखी जाती है। ऐसी तो नीतियाँ अगर देखा जाए तो कुछ न कुछ नीतियाँ ऐसी हैं, किसी को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाएंगी या किसी को अधिक से अधिक नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए और किसी व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाए और वो समाज के एक ऐसी रूपरेखा ढकेले, पीछे को ढकेले, तो क्या होता है कि हम लोग कह सकते हैं कि जो सरकारी नीतियां जो है, तो सरकार की नीतियों की क्या भूमिका है। तो सरकार की नीति जैसे 2019 हम लोग देखें तो 2019 में क्या हुआ, जो कॉर्पोरेट टैक्स था 30% से घटा कर क्या कर दिया गया, 22%। अगर देखिए क्या होता है कि सरकार की तो मूल इनकम क्या होती है, कर होती है। अगर हम उस कर को समझे तो क्या होता है कि हम कर को ही घटा दें, अपने मूल स्रोत को ही घटा दें, तो उसका क्या होगा कि तो उसका भरपाई कहीं और से करना पड़ेगा। नहीं तो हम अपने जो हमारा बजट है उसमें गिरावट आएगी, हमारे विकास की प्रक्रिया रुकेगी और हम नुकसान में चाहे हम अपने क्या होता है, अपने राजस्व को नुकसान में करते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग क्या किया, कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटा कर क्या कर दिया, हम लोगों ने 22% कर दिया। जो नवगठित कंपनियां थी वो क्या थे, जैसे 2019 में जो नए कंपनियां थी उनके कॉर्पोरेट टैक्स कितने थे, 15%। मतलब कि जो 30% से घटा कर क्या कर दिया गया, 22% कर दिया गया। और जो नवगठित नई कंपनियां थी उसकी कॉर्पोरेट टैक्स कितनी थी, 15%। और 16% कमी मतलब कि क्या किया गया कि 16% की कमी आई, और उसके साथ सरकार को कितना नुकसान हुआ, 16%। मतलब 16% कमी किसमें, सरकार के राजस्व में कितने परसेंट की, 16% कमी आई, और 1.84 लाख करोड़ रुपए की नुकसान हुआ। और क्या हुआ, जिसके इतने लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और साथ ही जीएसटी में बढ़ोतरी। अगर देखा गया कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया, तो उस चीज़ को अब सोचा कि सरकार सोच रही है कि हम किसी भी तरह से उस चीज़ को मेंटेन कर लें। तो मेंटेन करने के लिए उसने क्या किया, जीएसटी में बढ़ोतरी कर दी। तो जीएसटी में बढ़ोतरी के साथ साथ डीजल और पेट्रोल का उत्पादन शुल्क, जो कि डीजल और जो पेट्रोल का उत्पादन शुल्क है वो में क्या किया गया, उसमें भी बढ़ोतरी की गई। तो उसमें डीजल और पेट्रोल के उत्पादन शुल्क में बढ़ोतरी करने की वजह से क्या होता है कि जो आम लोग हैं, आम लोगों पर क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से अधिक प्रभाव देखा जा सकता है। और उसके साथ ही क्या 50% गरीब आबादी 10% अमीर से 6 गुना अधिक कर देना पड़ा। क्या हुआ कि जो 50% देखिए क्या कर रहे हैं, 50% गरीब आबादी 10% अमीर से 6 गुना कर देना पड़ा। कितना गुना, 6 गुना कर देना पड़ा, 6 गुना कर देना पड़ा। और उसके साथ ही जीएसटी जो 50% जीएसटी 50% आबादी 2/3 या 10% 3 से 4%।
मतलब कि कहने का यहाँ तात्पर्य यह हुआ कि जो 50% गरीब की जो आबादी है उन्होंने क्या किया, 2/3 जीएसटी पे की। जो 10% गरीब की आबादी है उनमें से सिर्फ 3 से 4% लोगों ने ही क्या किया, जीएसटी जमा किया। तो अब आगे देखते हैं हम लोग, कुछ नीतियाँ और भी है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। या कि जो सरकार की नीतियां हैं, तो अब अगला बात की, जब सरकार की राजस्व में कमी आती है तो क्या करता है, जीएसटी में बढ़ोतरी करता है। चाहे जब देखे कि जब उसने कॉरपोरेट कंपनियों की कॉरपोरेट कर को कम किया तो उसके बाद उनको जब सरकार की राजस्व में कमी आई तो उन्होंने क्या किया, जीएसटी में बढ़ोतरी की। जीएसटी में बढ़ोतरी के साथ साथ क्या हुआ कि सितंबर माह में कि 2022 में की शहरी मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन जो है, तो इन्फ्लेशन क्या हुआ, इन्फ्लेशन शहर में क्या हुआ, बढ़कर कितना परसेंट हो गया, 7.27% हो गया, जो कि गांव में इन्फ्लेशन 7.56% हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य हुआ कि शहरों में क्या होता है कि इनकम के स्रोत अधिक से अधिक देखे जा सकते हैं। वहाँ पर अधिक से अधिक इनकम के स्रोत होने के बावजूद भी क्या है कि मुद्रास्फीति क्या है, इन्फ्लेशन जो है वो क्या है, कम है। किसके अपेक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा। और वहाँ जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि वहाँ पर किसी भी इनकम का स्रोत देखा है तो उसमें क्या होती, कमी रहती है। वो कृषि पर डिपेंडेंसी होती है अधिक, तो जिसकी वजह से वहाँ पर अधिक से अधिक महंगाई देखी गई। और जब इसके बाद क्या हुआ, जब इन्फ्लेशन देखा गया तो उसके बाद आरबीआई द्वारा अनेक प्रकार के निर्णय लिए गए, जिसमें एक निर्णय था कि रेपो दर, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं, तो रेपो दर में वृद्धि की गई। रेपो दर में वृद्धि की गई तो उसके बाद क्या हुआ कि रेपो दर में वृद्धि करने के साथ साथ रेपो दर में वृद्धि करने के साथ साथ जो कि ग्रामीण लोग थे या शहरी लोग थे, तो उनके द्वारा क्या हुआ कि जो भी जितने भी ईएमआई थे, जितने भी लोन थे, उनको क्या किया, जबरन तसीला जाने लगा। उन पर अनेक प्रकार के और भी पेनल्टी डाले गए। तो रेपो दर वृद्धि के साथ साथ और 11 लाख करोड़, पिछले 6 साल में 11 लाख करोड़ रुपए एनपीए घोषित किए गए। मतलब केंद्र सरकार द्वारा 11 लाख करोड़ रुपए को क्या किए गए, एनपीए घोषित किए गए। जो लोन थे 11 लाख करोड़ वो क्या किए गए, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब कहा जाता है, एक ठेठ भाषा में कहे तो एनपीए हम उस लोन को घोषित करते हैं, जैसे कि कह सकते हैं मिली तब मिला तो जय सिया राम। मिला भी तो ठीक है, नहीं मिला भी तो ठीक है। जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे उसमें देखेंगे एनपीए क्या होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई बिजनेस चल रही है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, कोई पूंजीपति है, पूंजीपति ए है, उन्होंने क्या किया कि बैंक, जैसे कि बैंक गया, जैसे पीएनबी, मतलब मान लीजिए पीएनबी बैंक गए। वो जब वो पीएनबी बैंक गए तो उन्होंने क्या कहा कि जैसे पूंजीपति हैं तो कोई भी बैंक का सोचता है कि अगर हम पूंजीपति कोई हमारे बैंक में आएगा तो उसकी क्या होती है, पब्लिसिटी बढ़ती है। तो क्या हुआ कि जब पूंजीपति ए जो है वो पीएनबी बैंक के पास गए और उन्होंने क्या कहा कि हमें लोन चाहिए। क्या चाहिए, लोन चाहिए। किसके लिए, तो उन्होंने क्या की, कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए, चाहिए कोई कंपनी हो उसके अनुसार कि हमको कंपनी इस कंपनी के लिए लोन चाहिए। तो पीएनबी कोई भी बैंक हो, अन्य कोई भी बैंक हो, क्या करता है कि वो व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए लोन आसानी से प्रोवाइड कराता है। अभी उसका एक और वजह है कि क्या है, एक पूंजीपति है तो उन्हें क्या होता है, इस कंपनी के नाम पर क्या होता है, लोन प्राप्त हो जाता है। और लोन प्राप्त हो जाता है तो लोन प्राप्त होने के साथ साथ क्या होता है, कंपनी कुछ समय चलती है और इस पूंजीपति और इस कंपनी पर इतनी लोन अधिक ले ली जाती है कि उतनी रकम की क्या होती है, कंपनी भी नहीं होती। तो इस पूंजीपति द्वारा किसी भी जब एक लोन लेने के बाद क्या होता है कि इस कंपनी को इस तरह से ढांचा खींचा जाता है जिसकी वजह से दिखाया जाता है कि एक कंपनी क्या है, कई सालों से घाटे में चल रही है। तो जिसकी वजह से सरकार पर दबाव बनाया जाता है या बैंक पर दबाव बनाया जाता है, और जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है, सरकारों को एनपीए घोषित करना पड़ता है। और भले ही ये सब क्या होती है, पूंजीपतियों की चलबाजी होती है।
और उसके बाद क्या कर सकते हैं, अब सोचिए 11 लाख करोड़ एनपीए घोषित की गई। एनपीए घोषित करने के साथ साथ क्या हुआ, अब जो आम लोग थे, आम लोगों के द्वारा ईएमआई तस्ला जबरन ईएमआई तस्ला जा रहा था और मुद्रा इन्फ्लेशन की बढ़ोतरी देखी गई। 2021 और 22 में लगभग 70% की वृद्धि। कॉर्पोरेट कंपनियां थी, उन लोगों की जो आय में वृद्धि थी कितनी देखी गई, 70% कॉर्पोरेट कंपनियों में। वहीं 84% की जो आबादी है, जो कि गरीब तबके लोग हैं, जो निम्न आय के लोग हैं, उनमें क्या आई, आय में कमी आई 84% लोगों के पास। अब ये तो हमारे हुए सरकार की नीतियों की वजह से, जो हमारे अमीर और गरीब को अंदर विभेद पैदा करती है। तो उन नीतियाँ जो है, और कुछ उस नीतियों की वजह से जब नीतियाँ आया तो क्या हुआ, इसके भी कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो इसके प्रभाव में असमानता का क्या प्रभाव पड़ा, जब अमीर और गरीब के बीचों भी बहुत लंबी असमानता देखी गई तो उसमें क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला, भूखमरी देखी गई, बेरोजगारी देखी गई, महंगाई देखी गई और स्वास्थ्य आपदाएं देखी गई। और क्या होता है कि जब अगर हम लोग देखें तो क्या होता है कि जब हर व्यक्ति जब शहर में आता है तो किस पर डिपेंडेंसी रहती है, उसकी एक आय पर डिपेंडेंसी रहती है, कंपनी पर डिपेंडेंसी रहती है। और वो कंपनी का, जैसे कि कंपनी ने लोन लिया और इस एनपीए घोषित करवा के इस कंपनी को बंद कर दी गई, इस कंपनी पर आधारित जितने भी लोग थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगार जब हुए तो महंगाई बढ़ी, उन लोग स्वास्थ्य की उनको भूखमरी बढ़ी, और उसकी वजह से जब रोजगार की कमी अधिक से अधिक कम लोगों को रोजगार पर रखना पड़ा, और साथ ही उस समय अरबपतियों को लाभ अधिक से अधिक देखने को मिला। जीवन की मूल आवश्यकताओं को भी उपलब्ध नहीं, जो मूलभूत आवश्यकताएं थे, रोटी कपड़ा मकान जिसे कहते हैं, और जो गरीब लोग थे, निम्न आय के लोग जो लोग थे, उनको मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरा न कर सकें। अरबपतियों की संख्या में वृद्धि हुई और साथ साथ गरीबों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई। वहीं अरबपतियों की संख्या क्या थी, 2018 में 190 मिलियन थी। अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई और जो कि गरीबों की संख्या में वृद्धि की गई। तो हम क्या कहा कि जैसे कि 2018 में गरीबों की संख्या 2018 में गरीबों की संख्या कितनी थी, 190 मिलियन थी। वहीं 2022 में गरीबों की संख्या 350 मिलियन बढ़कर होगी। और 2022 में जबकि गरीबों की संख्या अधिक बढ़ी तो क्या होता है कि अगर आय में कमी आएगी तो किसी भी लोगों की आय में कमी है तो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, तो मूलभूत आवश्यकताएं को पूरा करने में भी उनको समस्या उत्पन्न होगी। तो समस्या उत्पन्न होने की वजह से तो क्या हुआ कि बच्चों की 5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु की भी परसेंटेज में बढ़ोतरी देखने को मिली गई, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि बस 65% 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को मृत्यु देखने को मिली। और इसकी वजह से भारत में विकास केवल कुछ ही लोगों तक सीमित रहा। मतलब हम कह सकते हैं कि जब आय की असमानता देखी गई, जब अमीर और गरीब अधिक से अधिक दूरियां देखी गई, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि विकास जो है एक समतामूलक विकास न होकर क्या हुआ, कुछ ही लोगों के पास धन का केंद्रीकरण देखा गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि सामाजिक में ताना बाना प्रभावित होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं अपराध बढ़ते हैं, हिंसा बढ़ते हैं, साथ साथ उत्पादकता और उत्पादन में कमी आती है, आर्थिक विकास में कमी आती है, और साथ साथ प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र आता है। जैसे कि लोग एक अन्य प्रतिनिधि के रूप में एक अन्य प्रतिनिधि तो खोजते हैं, जैसे कि कोई अन्य विकल्प मिल जाए, विकल्प मूलक कहते हैं, प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कहते हैं। मुख्य हो जाता है कि अपराध और हिंसा अधिक से अधिक देखने को मिलती है। तो ये हुआ हमारा जो कि सरकार की नीतियों की वजह से समाज पर या देश पर या राज्य पर कई प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब उसके देखते हैं इस प्रभाव के क्या समाधान है, इससे किस तरह से समाधान किया जा सकता है। जो आय की असमानता है अमीर और गरीबों के बीच, उसको किस तरह से कम किया जाए। तो कम करने का एक देखते हैं किस तरह से कम किया जाए, क्या किया जा सकता है। तो पहला कि धनी लोगों पर संपत्ति कर, जो कि धनी लोगों की जो कर है, जैसे कि हमने बताया कि जैसे कि 100 अरबपति हैं जो, उन पर क्या किया जाए, 2.5% का एक एक्स्ट्रा कर लगाया जाए। और
जो 10 अरबपति अलग से हैं, जो उन पर क्या किया जाए, 5% के एक अलग से कर लगाया जाए। जिस तरीके से हमने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया और जिसकी वजह से जीएसटी को बढ़ोतरी करना पड़ा, अगर हम उन समस्याओं जैसे कि इन्फ्लेशन फिर आई, रेपो दर में वृद्धि करना पड़ा, ऐसी समस्या ना आ पाए जैसे कि आय असमानता देखना पड़ा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 अरबपति या 10 अरबपतियों पर 2.5 या 5% का कर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, सरकार के राजस्व में 1.4 लाख करोड़ की वृद्धि देखी जाएगी। और उसके साथ ही हम लोग विंडफॉल टैक्स उस कर को कहते हैं जैसे कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आती है, ऐसे समय आता है कि किसी कंपनी में एकाएक वृद्धि देखी जाती है। एकाएक वृद्धि ऐसी, जब जिस कंपनी में एकाएक वृद्धि देखी जा सकती है, तो हम उस सरकार द्वारा ऐसा किया जा सकता है, उस पर एक अलग से टैक्स लगाया जा सकता है। विंडफॉल टैक्स के साथ साथ हम लोग इनहेरिटेंस टैक्स लगा सकते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब ये हुआ कि जैसे कि किसी के पिताजी और अरबपति हैं, तो अरबपति किसी व्यक्ति को विरासत में मिली अरब संपत्ति, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि ए अरबपति हैं, उनके पुत्र बी, तो उनके पुत्र को विरासत में जो संपत्ति मिलेगी तो जो पुत्र को जो विरासत संपत्ति मिलेगी, तो हम उन पर कुछ परसेंट का टैक्स लगा सकते हैं, जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रियों में ऐसे टैक्स देखने को मिलते हैं। और एक और इसका समाधान है कि जैसे कि निर्धन लोग हैं, निर्धन लोगों की कर की जो बोझ है, हम उसे कम कर सकते हैं। कम करने का कारण यह है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारे जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसे हम उस पर जितने भी अधिक से अधिक कर लगते हैं, उसमें हम कटौती कर सकते हैं। और जो विलासिता की वस्तुएं हैं, तो उस विलासिता की वस्तुओं में हम उसमें क्या कर सकते हैं, कर में वृद्धि कर सकते हैं, जीएसटी में वृद्धि कर सकते हैं। और साथ साथ और हमें स्वास्थ्य संरचना, जो कि स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और दिन प्रतिदिन उसको लेकर सरकार क्या कर रही है, जागरूक हो रही है, और हर समय दर समय बजट में भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये हुआ हमारा ऑक्सफैम सर्वे रिपोर्ट। और कौन से कारक हैं जो कि अमीर और आय की असमानता को देखने को मिलती है, और किसके द्वारा आय की असमानता को, किस कार्य के द्वारा आय की असमानता को कम किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेश्चन, आपको कोई डाउट होता है इसमें, कोई क्वेश्चन मन में आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपका जवाब प्राप्त किया जाएगा।